सुप्रभातम छात्रा। आज मैं आप लोगों को कुछ अनुवाद का अभ्यास कराने जा रहा हूँ, जिसे आप अत्यंत ही ध्यान से सुनेंगे। पहले भी हमने अनेकों अनुवाद का अभ्यास करवाया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नियमों को जरूर याद कर लिए होंगे। लकार संबंधी, वचन संबंधी, पुरुष संबंधी, कारक संबंधी, उसी आधार पर उपपद विभक्तियाँ भी पढ़ाए थे, 9th में पढ़ाए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज भी जो हम आपको समझाएंगे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अनेक इस तरह का अभ्यास पहले भी किया है। पहला अनुवाद है, उसने मुझे आम दिया। तो आपको बताए थे कि जब भी अनुवाद बनाइएगा तो सर्वप्रथम आप काल पर विचार कीजिएगा। तो देखिए, भूतकाल है, दिया, लंग लकार होगा भूतकाल में, है लंग लकार का प्रयोग होता है। इसकी क्या पहचान है? शुरू में तो अ लगा रहता है धातु के आरंभ में, उसके बाद तो तम अन अहतम तो अम आबा अम धातु में लगता है। यहाँ दिया है तो दा धातु का रूप चलेगा, जो चलता है भूतकाल में औददात, औदताम, औददु, इस तरह से इसका रूप चलता है। अब सब्जेक्ट पर विचार करेंगे। उसने, कौन पुरुष है कौन वचन है? तो उसने प्रथम पुरुष है और एक वचन है। और कारक के चतुर्थी उपपद विभक्ति में, संप्रदान कारक में आप पढ़े होंगे, दानार्थे चतुर्थी, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उसने मुझे आम दिया, तो स्वाभाविक है अस्मत् शब्द रूप का चतुर्थी होगा। तो जो वह का संस्कृत होगा वही उसने का भी संस्कृत होगा, क्योंकि वह का ही भूतकाल में उसने हो जाता है। तो स, अब अस्मत् शब्द रूप का चतुर्थी क्या होता है? मह्यम, आम नपुंसक लिंग है, आम्रम, और उसने वह क्या है? उसने एक वचन है, तो औददात हो जाएगा। औददात, औददात, स मह्यम आम्रम औददात, उसने मुझे आम दिया। स मह्यम आम्रम औददात, उसने मुझे आम दिया। इसके बाद दूसरा है, सोहन मोहन के साथ घर गया। पहले तो यहाँ भी काल पर विचार करेंगे, यहाँ भी भूतकाल है, गया लंग लकार। फिर सब्जेक्ट पर विचार करेंगे, सोहन प्रथम पुरुष एक वचन, और किसके साथ गया? तो मोहन के साथ। ये भी उपपद विभक्ति में करण कारक आप लोग पढ़े होंगे। सहार्थे तृतीया, सह, साकम, सार्धम, समम इत्यादि पदों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ किसके साथ सोहन गया? तो मोहन के साथ। तो स्वाभाविक है मोहन से ही तृतीया विभक्ति हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मोहने। और साथ का संस्कृत क्या होता है? अव्यय संस्कृत का दंत सौ और ह सह। ठीक है, घर का संस्कृत होता है गृहम, और सोहन क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो स्वाभाविक है गम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अगच्छत। इस तरह से इसका अनुवाद बनेगा। सोहन मोहन के साथ घर गया का अनुवाद बनेगा, सोहन मोहनेन सह, मोहन के साथ है तो तृतीया मोहन समझ जाएगा। गृहम अगच्छत, सोहन मोहन के साथ घर गया। ग नंबर में है कि यमुना का जल पवित्र है। किसका जल पवित्र है? यमुना का। यमुना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। फिर कारक पर विचार करेंगे, कारक के चिन्ह पर। तो कारक के चिन्ह पर हम लोग विचार करेंगे, तो क्या है? का है। क्या है? का। ठीक है, तो का संबंध कारक का चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति होगी। किसके अनुसार? लता के अनुसार। जैसे लता का लताया होता है, उसी प्रकार यमुना का क्या हो जाएगा? यमुनाया। ठीक है, जल नपुंसक लिंग है तो जलम। स्वाभाविक है पवित्र उसका विशेषण है, तो वह भी क्या हो जाएगा? वह भी हो जाएगा नपुंसक लिंग में। तो पवित्रम है का संस्कृत होता है अस्ति, पहले से भी आप लोग जानते होंगे। तो यमुनाया जलम पवित्रम अस्ति, यमुना का जल पवित्र है। इसके बाद अगला है कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं
ऑलरेडी इस उपपद विभक्ति में द्वितीय उपविभक्ति कर्म कारक में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः इत्यादि पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर और सर्वतः सभी ओर, इन सभी पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ देखिए, यहाँ चारों ओर है, इसका संस्कृत होता है परितः। क्या होता है? परितः। तो स्वाभाविक है परितः पद के योग में क्या होगा? विद्यालय से हम लोग क्या कर देंगे? स्वाभाविक है द्वितीय विभक्ति होगी। तो विद्यालयम परितः, वृक्ष है बहुवचन है, वृक्षा, है का संस्कृत है संति। तो विद्यालयम परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला है अंगा नंबर है कि उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। चाहना अर्थ में आपको बताए थे किस लकार का प्रयोग होता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। किस धातु का रूप चलेगा यहाँ विधिलिंग में? पठ धातु का। पढ़नी चाहिए पठ धातु है, यहाँ पठ धातु का रूप चलेगा विधिलिंग में। तो पठ धातु का विधिलिंग में कैसे होता है? इसकी क्या पहचान होती है? एत, एतम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है। पठेत, पठेतम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। ठीक है। बताए थे कि जहां भी उसे रहे उसका क्या हुआ? उसको। तो वहां प्रथमा ही होता है, द्वितीय विभक्ति नहीं होते, शुरू से ही बताते आ रहे हैं। यहाँ स ही उसका संस्कृत होगा। स पुस्तकम, और चूंकि उसे प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्या हो जाएगा? पठेत। सह पुस्तकम पठेत, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। तुम लोग अभी काम करो। क्या, कैसा वाक्य है? अनुज्ञा अर्थ में आदेश दे रहा है। तुम लोग अभी काम करो, आदेश दिया जा रहा है कि तुम लोग अभी काम करो। अब हम काल पर विचार करेंगे। काल पर नहीं, सब्जेक्ट पर, जो मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। इसका संस्कृत क्या होता है? यूयम। क्या होता है? तुम लोग अभी काम करो, यूयम होता है। अभी का संस्कृत होता है अधुना। अब वर्तमान लोट लकार में है, कार्य नपुंसक लिंग है तो कार्जम, और तुम लोग मध्यम पुरुष एक वचन है तो स्वाभाविक है ये क्या हो जाएगा? कैसे रूप चलता है? इसका रूप चलता है करोत कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, बहुवचन में हो जाएगा, मध्यम पुरुष के बहुवचन में हो जाएगा कुरुत। तो यूयम अधुना कार्जम कुरुत, तुम लोग अभी काम करो। यूयम अधुना कार्जम कुरुत, तुम लोग अभी काम करो। अगला अनुवाद है कि गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है। गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो गंगा का कैसे, किसके रूप, किसके अनुसार चलेगा? आकारांत शब्द रूप है, लता के अनुसार। लता का प्रथम लता ही होता है ना। कहां से निकलती है? हिमालय से। तो अलगाव जुदाई में कौन कारक होता है? अपादान कारक विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगी इसमें। इस प्रकार बालक से बालकात, राम से रामात, गज से गजात, उसी प्रकार हिमालय से क्या हो जाएगा? हिमालयात। तो गंगा हिमालयात। और निकलना का दो संस्कृत होता है, निसरती लिखिए या निकसती। नौहर्षिकार विसर्ग नि सारथी, दंत सौ रौत हर्षिकार, या उसकी जगह निकसती, नौहर्षिकार क दंत सौ तो हर्षिकार निकसती। गंगा हिमालयात निसरती या निकसती। अगला अनुवाद है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। चाहनार्थ में विधिलिंग अभी बताए थे। सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या होता है? विधिलिंग का प्रयोग होता है। चाहनार्थ में विधिलिंग होता है। तो सदा का संस्कृत होगा सर्वदा। असत्य क्या है? नपुंसक लिंग है। सत्यम, और विधिलिंग में
बद धातु का रूप कैसे चलता है? बदेत, बदेताम, बदेयु, बदेह, बदेतम, बदेत, बदेयम, बदेवा, बदेमा। ठीक है, उसे हमेशा सच बोलना चाहिए। तो प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ उसे से कर्ता छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? बदेत। क्या हो जाएगा? बदेत। सदा का संस्कृत होगा सर्वदा, सत्यम वदेत, हमेशा सच बोलना चाहिए। झ नंबर अंतिम है कि उसने मुझसे प्रश्न पूछा। थोड़ा यहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पृक्ष धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है? पृक्ष धातु में द्वितीया, जिससे प्रश्न किया जाता है उसमें, जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। पृक्ष धातु में, कथ धातु में, ये सब जो धातुएं हैं इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। ठीक है, तो उसने मुझसे प्रश्न पूछा, तो उसने जो वह का संस्कृत होगा वही उसने। हाँ, फिर काल कौन है? पूछा, भूतकाल है। ठीक है, पृक्ष धातु का भूतकाल में रूप चलता है अपृक्षत, अपृक्षताम, अपृक्षन, इस तरह से। ठीक है, तो उसने क्या है यहाँ? उसने है प्रथम पुरुष एक वचन। उसने क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो स्वाभाविक है प्रथम पुरुष एक वचन का में क्या होता है? स। और अभी हमने आपको समझाया है कि पृक्ष धातु के योग में जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो अस्मत् शब्द रूप का द्वितीया क्या होता है? माम, मुआकार मोहनत माम। क्या पूछा? तो प्रश्न को पूछा, तो द्वितीया प्रश्नम। और उसने क्या है? उसने यहाँ पर है प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्रिया भी स्वाभाविक है, भूतकाल में प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, तो क्या होगा? अपृक्षत। क्या हो जाएगा? अपृक्षत। इस तरह से इसका अनुवाद बना। उसने मुझसे प्रश्न पूछा का अनुवाद बना सह माम प्रश्नम अपृक्षत। उसने मुझसे प्रश्न पूछा। इस तरह से बच्चों हमने आज आपको पुनः कुछ अनुवाद का अभ्यास करवाया है। नियमों के साथ हमने आपको अभ्यास करवाया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर घर में सारे नियमों को याद करते होंगे, देखते होंगे। जो याद करते होंगे, देखते होंगे, निश्चित रूप से इस अनुवाद को भी आप समझ जाइएगा। परीक्षा में इस तरह का अनुवाद आता है बोर्ड में, इसलिए मैं निरंतर आप लोगों का अभ्यास करवा रहा हूँ। धन्यवाद छात्र।